Hello everyone, welcome to Economics. So, in this PYQ series, we will be discussing IIT GATE 2024 papers today. So, moving to our first question. पहला क्वेश्चन आपके इंग्लिश पे है. Let us start. So, we have first question given us. If arrow denotes the increasing intensity, then the meaning of the words simmer, sit, smolder is analogous to break, rage, and then you have to find the correct answer. So इसमें simmer का मतलब होता है gently गर्म करना, sit का मतलब होता है बॉयल ज्यादा करना, ठीक है, और स्मॉलर का मतलब होता है आग की तरह, फायर की तरह, ठीक है, तो उसमें काफी ज्यादा इंटेंसिटी होती है. उसी तरह ब्रेक मतलब तोड़ना. रेज आपने बुलडोजर बाबा वाली कहानी देखी होगी, तो बिल्डिंग को गिराया जाता है. इन दैट केस यू कॉल दैट एज रेजिंग द बिल्डिंग. ओके, तो बिल्डिंग को आप तहस नहस करते हो, तो बिल्डिंग को गिरा देते हो. सो बिल्डिंग को गिराना इज कॉल्ड रेज, यानी कि इससे भी ज्यादा इंटेंसिटी से होनी चाहिए. सो उससे ज्यादा इंटेंसिटी से आप कहीं डिस्ट्रॉय करना, जैसे कि अर्थक्वेक आया तो घर वगैरह जो गिर गए, या उसके साथ आप बम वगैरह का धमाके से देख सकते हो कि काफी ज्यादा नुकसान होता है. सो उस तरह का आपका ब्रेकिंग का एक्सटेंडेड इंटेंसिटी ले सकते हो. उसके लिए सही वर्ड इज ओब्लिटरेट. कमिंग टू द टर्म्स कि ये टर्म क्यों नहीं है. ओफस्केट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जैसे कि बातों में उलझाना, ठीक है, तो जबरदस्ती आप उलझा रहे हो या सही से ट्रांसपेरेंटली नहीं बताना, तो एक तरह से आप कह सकते हो उसको अंधेरा करने जैसा, कि जबरदस्ती बातों में बहलाकर उसको बहकाया जा रहा है, एक तरह से समझो, सही चीजें नहीं बताई जा रही है. ओके, सो ये बिल्कुल रिलेटेड ही नहीं है. फ्रैक्चर, फ्रैक्चर में क्या है, एक पर्टिकुलर आइटम है, आइटम में थोड़ी सी दरार आ गई, जैसे कि दीवार के बीच में दरार आ गई, तो आप बोलते हो कि उसमें फ्रैक्चर आ रहा है. ओके, सो दिस इज फ्रैक्चर. और यही फ्रैक्चर पूरा बढ़ता चला जाए, सो दैट विल बी कॉल्ड फिशर. तो इनकी इंटेंसिटी अगर देखोगे तो ये ब्रेक से भी कम इंटेंसिटी के हैं, तो ये दोनों आंसर्स नहीं होंगे, क्योंकि इंटेंसिटी आपकी इंक्रीज होनी चाहिए. ओके, नाउ कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन में आपका इन अ लोकेलिटी the houses are numbered in the following way. The house numbers on one side of a road are consecutive odd integers starting from 301, while the house numbers on the other side of the road are consecutive even numbers starting from 302. So इधर से आपका 301 स्टार्ट होता है, यहाँ से 302 से स्टार्ट होता है. The total number of houses is the same on both sides of the road. ठीक है, so total number of houses दोनों तरफ में बराबर हैं. ओके, सो इधर जितने आपके हैं उधर ही इधर है. ओके, now coming to the question, if the difference of the sum of house numbers between the two sides, so इसको ले लो odd side, इसको ले लो even side. In that case, अगर इनका सीरीज बनाओगे, so 301, 303, 305 and so on. So here it is 304, 306 and so on. So ऐसे इनके सीरीज चलते जाते हैं, और बोला जाता है कि इनका जो सम है, that sum is given by, I write this as a as the sum. Okay, और इसका सम अगर ले लिया जाए b, तो इन दोनों का डिफरेंस इज 27. ओके, तो इसमें आपका पूछा गया देन द नंबर ऑफ हाउसेस ऑन ईच साइड ऑफ द रोड इज, तो यहाँ पे ईच साइड ऑफ द रोड यानी कि दोनों तरफ में देखना है कितना है. सो यू कैन सब्सिक्वेंटली कंपेयर दीज टू. सो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 1 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 1 का. ऐसे करते करते टोटल आपके 27 का डिफरेंस होना चाहिए. तो 27 के डिफरेंस के लिए यू मस्ट हैव 27 numbers, meaning 27 houses in each of the sides. So answer would be 27. 54 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 54 में तब होता जब यहाँ पे each side की जगह टोटल नंबर ऑफ हाउसेस पूछा होता. ओके, आई होप यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स p and q with p by q not equal to 1 दिया हुआ है. ओके, उसी में आपसे पूछा गया है अगर ऐसा है देन व्हाट वुड बी ट्रू. सो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे p बाई q के पावर में दिया हुआ, इधर की तरफ में राइट में सिर्फ p का पावर में दिया हुआ है. सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस लेफ्ट साइड in terms of power of p so that we can have a comparison. So इसको आप लिख सकते हो p raised to the power p by q, फिर लिख सकते हो 1 upon q
रेज टू द पावर p अपॉन q। इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो p टू द पावर p अपॉन q इनटू p रेज टू द पावर -1। ठीक है, सो p रेज टू द पावर p बाई क्यू, p रेज टू द पावर p बाई क्यू, दोनों तरफ आपके कॉमन निकल रहे हैं, सो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड देन यू विल हैव 1 अपॉन q रेज टू द पावर p अपॉन q। इसको आप लिख सकते हो q रेज टू द पावर माइनस p बाई q। आई होप इतना तो आपको आता ही है एंड यू कैन राइट दिस एज p रेज टू द पावर -1। ओके, सो अगर दोनों तरफ पावर माइनस में है सो वो कैंसिल आउट हो सकते हैं अगर आप दोनों तरफ -1 से पावर लेते हो। सो यू कैन हैव दिस रिटर्न एज समथिंग लाइक दिस q का पावर माइनस p बाई q whole raised to the power minus q if I take, and here also p raised to the power -1 raised to the power minus q, so this value would be q to the power p equal to p to the power q। so ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये ऑप्शन क्यों नहीं होगा, अगर q टू द पावर p दिख रहा हो p टू द पावर 2q, ये तो टोटली गलत हो जा रहा है, फिर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि p और q दोनों बराबर नहीं है। ओके, सो बाकी सेटिस्फाई नहीं होगा, इसका भी कोई मतलब नहीं बनता, इसका भी कोई मतलब नहीं बनता। so that is the thing। now coming to next question, which one of the given options is a possible value of x in the following sequence। so इसमें देखा जाए तो 3 into 2 plus 1, फिर 7 into 2 plus 1, फिर यहाँ into 2 plus 1, so that will be 31। 31 into 2 plus 1 सही बैठ रहा है, so 31 should be the right answer here। ठीक है, सो यहाँ पे सीरीज वगैरह का क्वेश्चन रिलेटिवली आपको इजी मिलता है, तो सीरीज वगैरह के क्वेश्चंस करने में आप बिल्कुल भी संकोच नहीं करोगे। ओके, ताकि आपको फ्री में ये मार्क्स सिक्योर हो जाए। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, ऑन अ गिवन डे हाउ मेनी टाइम्स will the second hand and the minute hand of a clock cross each other during the clock time 12:05 hours to 12:55 hours। सो कहने का मतलब 50 मिनट्स के ड्यूरेशन के बारे में पूछा गया एंड यू हैव सेकेंड हैंड एंड मिनट हैंड। सो हर एक मिनट में, इन ईच मिनट दे क्रॉस वंस। ओके, और 0 0 पे भी स्टार्ट नहीं हुआ है कि ताकि आपको डाउट हो, वहां पे डाउट मैं समझ सकता था कि स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जब 12:05 आवर्स से स्टार्ट किया, यानी कि आपका अगर क्लॉक देखा जाए सो यू हैव 12 हियर, 6 हियर, यू हैव 3 हियर, यू हैव 9 हियर, यू हैव 1 2 4 5 7 8 10 11 कुछ ऐसा होता है एंड यू हैव दिस केस। सो आप 12:05 बजने का मतलब हुआ यू विल हैव द मिनट लाइक दिस एंड आपका सेकंड कुछ होगा कुछ ऐसा। ओके, सो ये हर मिनट में ये इसके ऊपर आएगा, मतलब दोनों मिलेंगे एक साथ, ऐसा हर मिनट पे चलता जाएगा, फिर ये अगले स्टेप पे जाएगा, ऐसे करते हुए टोटल 50 मिनट्स को कैलकुलेट करना है। सो 50 टाइम्स दे विल बी कमिंग विथ वन अनदर। ठीक है, यानी कि एक दूसरे को क्रॉस करेंगे 50 टाइम्स। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, in the given text the blanks are numbered 1 to 4, select the best match for all the blanks from the ancient Athenian arena to the modern Olympic stadiums। एथेन से ही ओलंपिक का शुरुआत हुआ था, सो उसी के बारे में कहानी हुई है। एथलेटिक्स, एथलेटिक्स जो है सिंगुलर वर्ड है, ये याद रखना। एथलेटिक्स स्पोर्ट्स कुछ ऐसा अगर आपको टर्म दिखे, सो दिस इज सिंगुलर। जब सिंगुलर एथलेटिक्स है तो इस सेंस में होल्ड तो होगा नहीं, तो बचे दो। ठीक है, द पोटेंशियल फॉर अ स्पेक्टेकल। अब क्राउड की बात करते हो तो क्राउड को भी हम लोग सिंगुलर वर्ब में लेते हैं। ठीक है, सो क्राउड को आप लोगे सिंगुलर में, सो क्राउड सिंगुलर होता है। इन दैट सेंस यू विल हैव
वेट्स, चलो यहाँ तो सही है दोनों में, सॉरी नहीं, इसमें वेट दिया हुआ है, सो दिस विल बी रॉन्ग, सो ये ऑप्शन आपका अभी ही सही हो गया। नाउ let us see third and fourth as well. With better breath as the Olympian artist twists his body, stretching the javelin behind him. The 12 strides in, he begins to cross step, 6 steps. तो 6 steps मतलब 6 steps लिए गए, यानी कि यहाँ पे प्लूरल यूज होगा, सो कल्मिनेट, ठीक है, इन एन अब्रप्ट स्टॉप ऑन हिज लेफ्ट फुट एज हिज बॉडी, बॉडी फिर से आपका सिंगुलर हो जाएगा, सो पिवट्स, so this is the correct option. Now coming to question number 7, 3 distinct set of indistinguishable twins are to be seated in a circular table that has 8 identical chairs. Unique seating arrangements are defined by the relative positions of the people. ठीक है, so सीटिंग अरेंजमेंट का प्रॉब्लम सोल्व किए ही हो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि दो ट्विंस मतलब दो सिमिलर आइडेंटिकल लोग हैं, यानी कि सिबलिंग्स हैं, तो वो ट्विंस हैं, ओके, उनके बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं हो रहा है, यही मेन ट्रिक है इनडिस्टिंग्विशेबल ट्विंस, ठीक है। कहने का मतलब यू हैव 3 पेयर्स ऑफ ट्विंस हियर एंड यू हैव टोटल 8 चेयर्स, सो 8 पोजीशंस आर देयर, और ये सर्कुलर में है, ओके, तो 8 पोजीशंस है और 3 पेयर्स में है, सो आपको एक तरह से समझो तो आइडेंटिकल पेयर्स है, तो इन 3 पेयर्स को आपको बैठाना है, ओके, और कंडीशन क्या है, ईच पर्सन इज सिटिंग नेक्स्ट टू देयर ट्विन, मतलब ये आइडेंटिटी कुछ ऐसा बनाया हुआ है, सो एक तरह से आपने पहले का अगर पोजीशन फिक्स किया तो उसके जस्ट अपोजिट उसका ट्विन बैठेगा, ओके, सो एक तरह से आपने पहले का अगर पोजीशन फिक्स किया तो उसके ट्विन का भी यहाँ पे फिक्स हो गया, अगर यहाँ पे मैंने दूसरे का फिक्स किया सो उसके ट्विन का यहाँ पे फिक्स हो गया, okay, that means ideally I have to fix only 3 individuals, so एक circular table पे 3 people को बैठाने का क्या परमुटेशन होता है, उसको अगर आप निकालते हो so that is done in 3 minus 1 factorial ways, so इसका मतलब हुआ 2 factorial यानी कि 2 ways। अब दो तरीके से आप इन 3 आइडेंटिकल ट्विंस के पेयर्स को बैठा रहे हो, ओके, अब इन पेयर्स में क्या आपस में डिस्टिंक्शन वगैरह कुछ होना चाहिए, सो लेट अस सी, अगर ये 3 पेयर्स हैं, 3 पेयर्स, अब इन 3 पेयर्स में अब डिस्टिंक्शन आपको देखनी है, सो इन 3 पेयर्स में अगर आप देखोगे सो दे विल बी सिटिंग इन 3 into 2 डिफरेंट वेज, क्योंकि इनके में ऑर्डर अब मैटर करेगा, पहले तो 3 अलग आपने बनाए, 3 अलग, यानी कि अगर ए बी सी लिया जाए उसी तरह आप A1 B1 C1 भी बोल सकते हो, इसका ट्विन होगा A2, इसका ट्विन होगा B2, इसका ट्विन होगा C2, कुछ ऐसा आपने ले लिया, उसके बाद फिर आपने क्या किया, इन तीनों को पहले आपने सर्कुलर में बैठाने की कोशिश की, फिर उसके बाद इन तीनों का आपस में पोजीशन चेंज करके देख रहे हो, तो इन तीनों का अगर आपस में पोजीशन चेंज करके देख रहे हो सो दैट विल बी टोटल 6 wedge, so 6 into 2 that will give you 12 different positions, ठीक है। इसके और भी मेथड्स हैं, आप चाहो तो ऐसे कुछ सर्कल बनाकर फिर उसके बाद उनके सीटिंग अरेंजमेंट्स का ट्राई कर सकते हो, ओके, सो वैसे भी आप कोशिश करेंगे तो वहां भी आपका सॉल्व हो जाएगा, अगर नंबर्स यहाँ पे कम है, यहाँ पे 3 ही मेंबर्स दिए हुए हैं, 3 पेयर यानी कि 6 मेंबर्स, और यहाँ पे टोटल 8 चेयर्स हैं, तो आप कर सकते हो, ओके, लेकिन मैं कहूंगा अगर स्टैंडर्ड आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन अगर अच्छे से रिवाइज कर लिया सो यू कैन डू लाइक दिस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, the chart given below compares the installed capacity of 4 power generation technologies T1, T2, T3, T4 and their electricity generation in time, और उसमें कैपेसिटी फैक्टर दिया हुआ है, कैपेसिटी फैक्टर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन अपॉन installed capacity into 1000, which one of the given technology has the highest capacity factor, highest capacity का मतलब हुआ ये जो रेशियो है ये ज्यादा होना चाहिए, जब हमें रेशियो ही कंपेयर करना है तो हमें कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए थाउजेंड्स आप हटा सकते हो, और उसमें भी और थाउजेंड्स में हटाऊंगा ताकि आपको कैलकुलेशन के लिए ज्यादा कैरी ऑन ना करना पड़े, सो लेट अस कंपेयर दिस केसेस, सो T1 के लिए आप निकालोगे, सो T1 का
कैपेसिटी फैक्टर क्या होगा, दैट विल बी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन क्रॉस से है, सो दैट विल बी 10,000। मैं डिनोट कर रहा है इसको 10K से, K is for 1000। उसी तरह इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इज 4000, सो हियर यू विल हैव 4K एंड मल्टीप्लाइड विथ 1000, सो इसके लिए 1K। सो ये कुछ वैल्यू आएगा, तो ये 1K मैं हटा ही दे रहा सिंप्लिसिटी के लिए, सो लेट दिस बी 10/4। 10/4 इज योर 2.5। उसी तरह T2 को अगर आप लेते हो, सो इन दैट केस यू विल हैव 9K/6K फिर इंटू 1K। इसको फिर से मैं रेशियो से मतलब है, बस कंपैरिजन करना है, टोटल वैल्यू से मतलब नहीं है, तो इसको भी मैं सारे से हटा रहा। सो यू कैन हैव दिस एज 9/6, दैट विल गिव यू 1.5। For the third one, you will have this as 7K divided by 3K. So 7K upon 3K into 1K, and then this will be similar to the values like 2.33. So it will be 2.33. उसी तरह T4 अगर आप निकालोगे, you will have this as 12/8. So that will be something like 12K upon 8K into 1K. So this will give you the ratios like 1.5. फिर इनको आप कंपेयर करोगे, so this is highest, so T1 would have the highest capacity factor, so you will have the correct option here as T1। तो कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आए जहां पे कैलकुलेशन लेंथी लगे, उसको कोशिश करो जितना कम से कम लिखना पड़े, ताकि कंफ्यूजन आपको रिलेटिवली कम आए। Okay, now coming to the question number 9. In the 4x4 array shown below, each cell of the first 3 columns has either a cross or a number as per the given rule. Rule क्या है? The number in a cell represents the count of crosses around its immediate neighboring cells, left, right, top, bottom diagonals. अब उसके बाद मैक्सिमम नंबर पूछा है, ये भी ध्यान देना है। सो कमिंग टू दिस, अगर ये क्रॉस आपने यहां बनाया है, तो इस क्रॉस को और इस क्रॉस को और इस क्रॉस को, 3 क्रॉस आपको दिए हुए हैं। सो नंबर्स से आपको समझना है पहले। अगर इस बॉक्स की बात करते हो, तो इस बॉक्स के लेफ्ट में तो कोई वैल्यू है नहीं, राइट में जो वैल्यू है वहां पे क्रॉस नहीं है, नीचे में कोई क्रॉस नहीं है, ऊपर में कोई वैल्यू नहीं है, डायगोनल में एक क्रॉस है। सो यहाँ पे आपने नंबर डाला 1। उसी तरह इसके नेबरहुड में बाय दिस रूल देयर इज ओनली 1 क्रॉस, तो से देयर इज ओनली 1 क्रॉस, मीनिंग यहाँ पे वैल्यू डाला आपने 1। इसके लिए 2 के लिए देखोगे तो इसके इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर तो कोई नंबर ही नहीं है, इधर कोई नंबर नहीं है, इधर कोई नंबर नहीं है, इधर कोई क्रॉस नहीं है, लेकिन यहां और यहां 2 क्रॉस है, सो इसलिए यहां पे नंबर रखा 2। सिमिलरली इसके लिए इसके पास 2 क्रॉसेस, 1 2, और बाकी सारे जगह नहीं है क्रॉस। उसी तरह यहाँ पे इसके डायगोनल में 1 है, इसके पास 2 है। सो ये कहानी आपको दी गई है। नाउ अब ये आपने रूल समझ लिया, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। सो क्वेश्चन को अगर आप करने जाओगे, तो आपसे पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रॉसेस, यहाँ पे कंफ्यूजन आपको हो सकता है। अब आपको फिट बैठाना है कि यहाँ पे कहाँ कहाँ क्रॉस हम लगा सकते हैं। सो आपका 2 यहाँ पे होना चाहिए। सो देयर कैन बी 1 वे, एक वे क्या हो सकता है, दैट आपने यहाँ पे क्रॉस लगाया। ओके, सो यहाँ पे क्रॉस लगाया तो 2 वाले का सेटिस्फाई कर गया, तो यहाँ पे क्रॉस नहीं होगा। सो यहाँ पे क्रॉस नहीं होगा, तो यहाँ पे इसके बगल में एक क्रॉस हो गया, सो ही विल राइट 1। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हो, 1 लिख रहे हो, सो इसके पास 3 चाहिए, तो 1 2 3, तो यहाँ भी क्रॉस नहीं हो सकता। सो हियर आल्सो यू कैनॉट हैव अ क्रॉस, सो यहाँ क्रॉस नहीं हो सकता, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कोई एक डॉट ले लो, मान लो अभी के लिए वैल्यू हमने नहीं डाला। कमिंग टू 4 का, सो 1 डॉट 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस, एक क्रॉस तो चाहिए, यहाँ पे क्रॉस नहीं डालना है क्योंकि 3 का सेटिस्फाई नहीं होगा, सो देयर वुड बी अ क्रॉस हियर। ठीक है, एक सिचुएशन ये है। तो यहाँ पे इसके लिए अगर वैल्यू देखोगे, सो एक इधर एक इधर, सो हियर यू विल हैव दिस वैल्यू एज 2। सो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दैट आप इसको अगर फिट कर लिए होगे, सो मैं आपको फिर से आगे बढ़ता हूं। सो यहाँ के बाद आपके पास दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि 1 2 3 यहाँ पे है, सो लेट्स हैव हियर, एक यहाँ हो सकता है। सो यहाँ हो गया तो 4 का सेटिस्फाई हो गया, 1 2 3 का भी सेटिस्फाई हो गया, तो इन दोनों में डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन 2 का सेटिस्फाई नहीं होगा, सो यू विल रिक्वायर
1 हियर, तो 1 यहाँ रखोगे तो फिर 4 का सेटिस्फाई नहीं होगा, 3 का सेटिस्फाई नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसा करें सो देयर कैन बी अ सेटिस्फेक्शन ऑफ दिस प्रॉपर्टी। सो 2 के लिए 1 क्रॉस 2 क्रॉस, 3 के लिए 1 2 3, यहाँ पे ब्लैंक रख सकते हो, 4 के लिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे इसका वैल्यू आएगा 2, क्योंकि इसके पास 2, इसके पास 1 ही है, और यहाँ पे 1। सो ये यहाँ पे 1 ही है। तो आप स्टार्टिंग में पहले अगर आप चाहते हो कुछ ऐसा सोचने का, सो यू कैन थिंक ऑफ लाइक दिस, लेकिन इस केस में 1 है, प्रीवियस केसेस में 2 है, पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रॉसेस पॉसिबल, तो इसलिए योर आंसर वुड बी 2। क्यों 2 होगा? क्योंकि मैक्सिमम पूछा है। सो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज में आपका 1 भी है और 2 भी पॉसिबल है, सो यू विल हैव द मैक्सिमम वैल्यूज एज 2 हियर। ओके, सो आई होप यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा था, आपको समझने में ज्यादा टाइम लगा होगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग a half moon phase the earth moon sun form a right angle triangle। राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं अर्थ मून सन, ये ऑर्डर आपको इंपॉर्टेंट है। जो कहने का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बना, यहाँ पे आपका अर्थ है, यहाँ पे आपका मून है, यहाँ पे सन है, तो ये 90 डिग्री होगा, ये कुछ ऐसा होगा। ओके, सो यू हैव अ ट्रायंगल लाइक दिस। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये हाफ मून पूछा है, फिर से हाफ मून कहीं बात हुई है, मून अर्थ सन का एंगल, मून अर्थ सन का एंगल कितना दिया हुआ है 89.85। सो दिस एंगल इज गिवन एज 89.85 डिग्री। ओके, और ये 90 डिग्री है। सो कहने का मतलब कुछ ऐसा दिया हुआ है, तो इसको मैं थोड़ा सा टिल्ट करूं, सो आई कैन गेट दिस एज समथिंग लाइक दिस। सो यहाँ पे आपका सन हो गया, यहाँ पे आपका मून हो गया, यहाँ पे अर्थ हो गया। सो दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज व्हाट यू हैव एज 89.85 डिग्री। ओके, सो ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया, ये आपका एक तरह से इसको बोलते हैं एडजेसेंट, इसको बोलते हैं अपोजिट। ओके, अगर ट्रायंगल के टर्म्स में बात करोगे, सो दीज आर द टर्मिनोलॉजीज यूज्ड। लेकिन आपको उससे भी बहस नहीं है, आपको बहस जो है दैट इज अबाउट द एंगल। सो एंगल के लिए आप ऐसा कुछ कर सकते हो, सो कॉस 89.85 डिग्री, मैंने कॉस थीटा क्यों लगाया, क्योंकि वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ अर्थ सन अर्थ मून। तो अर्थ सन अर्थ मून के लिए कॉस अर्थ सन और अर्थ मून, सो अर्थ सन इज दिस वन। ओके, सो अर्थ sun is this one। okay, so earth sun is what you have as hypotenuse and earth moon क्या है, this is your adjacent। okay, fine। so cos theta में आप जानते हो this is given as adjacent upon hypotenuse, इसी का उल्टा कर दोगे, so you will get the values like this। so you have to find as upon em, यानी कि hypotenuse upon adjacent, so this will be equal to 1 upon cos of 89.85 डिग्री। ठीक है, यहां से आप वैल्यूज पुट कर लोगे, सो वैल्यूज पुट करोगे दैट विल कम टू बी अप्रोक्सीमेटली 382। ओके, सो यहाँ के बाद आपको जो भी साइंटिफिक कैलकुलेटर मिला होगा, उस साइंटिफिक कैलकुलेटर से आप इसका वैल्यू निकाल लेंगे cos थीटा का, और उसके बाद उसकी वैल्यू निकालने के बाद उसका रेसिप्रोकल कर लेना, यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली 382। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11, अंडरस्टैंड दिस। फिर से इंग्लिश, अम्मा's tone in the context of the given passage is that of, अम्मा के टोन की बारे में बात हुई है। For Amma the difference between men and women was a kind of discrimination and inequality। She felt strongly about women's rights but was not familiar with concepts like gender and patriarchy। She would have dismissed Betty Friedan because she was predominantly dealing with the problems of white middle class women in the United States। Amma and women of her generation could de-link the operation of women from the wider struggle for the liberation of human beings from class exploitation and imperialism। So Amma continued to play her role as mother and wife, but
would often complain, I am a doormat on which everyone wipes their emotional dirt off. ठीक है, सो जैसे कि आप देखते हो डोरमेट में ही सारी गंदगी आप पहुंचते हो, सो उसी के लहजे में उन्होंने काउंटर बोला है। ओके, सो कंप्रोमाइज कंप्रोमाइज तो नहीं कर रही, क्योंकि वो बता तो रही है कि मेरे साथ आप लोग हरकतें गलत कर रहे हो। सो एक तरह से ये कंप्रोमाइज वर्ड तो नहीं होगा। कमिंग टू कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट में हैप्पी फीलिंग वगैरह होता है, सो ये ऑप्शन भी गलत है। रेजिग्नेशन, अब यहाँ पे वर्ड है कंटिन्यू टू प्ले हर रोल, सो इफ शी कंटिन्यूज हर रोल दैट मीन्स रेजिग्नेशन का कहीं बात ही नहीं आता। प्रोटेस्ट, बिल्कुल सही बात है, उन्होंने काउंटर में ही तो बोला है, उन्होंने कंप्लेन किया है, यानी कि प्रोटेस्ट तो किया है, शी काउंटर्स, सो दैट्स द टोन हियर। सो आपने प्रोटेस्ट वर्ड्स को सही मान लिया। नाउ कमिंग नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई एम वेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम सम, उसके आगे कुछ पूछा है, अब इसके आगे देखते हैं तब जाकर क्लैरिटी होगी। दैट आई हैव नेवर बीन एबल टू वियर, इसके बीच में ऑप्शंस भी देख ही लेते हैं। सो शूज है, बेल्ट है, जैकेट है। ओके, शूज, बेल्ट और जैकेट आप थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करना। आई हैव नेवर बीन एबल टू वियर फॉर अ लॉन्ग टाइम as they are horribly tight. ओके, चलो यहां तक ठीक है। तो टाइट में जनरली आप यहां तक फील कर सकते हो कि बेल्ट का टाइट होने वाला कोई तो है नहीं, अगर ऐसा होता तो उसमें आप छेद वगैरह ज्यादा कर सकते थे, होल्स वगैरह का इधर उधर प्लेसिंग कर सकते थे। आई यूजुअली पुट देम ऑन जस्ट बिफोर गिविंग अ लेक्चर, द पेनफुल प्रेशर दे एक्सर्ट ऑन माई फीट। अब फीट की बात हुई है तो बेल्ट तो होगा नहीं, जैकेट तो होगा नहीं, बच गए शूज। ओके, माई oratorical capacities to their utmost, the sharp and overwhelming pain makes me sing like a nightingale or like one of those Neapolitan singles who also wear, अब यहाँ पे क्या पहनता है, दैट आर टू टाइट। सो कंपेरिजन इससे हो रहा है तो शूज ही होना चाहिए। सो यहीं से आपका ऑप्शंस आपके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन है, फिर आगे बढ़ते हैं। द विसरल फिजिकल लॉन्गिंग, द ओवरवेलमिंग टॉर्चर प्रोवोक्ड बाय माई दस forces me to extract from words distilled and sublime truths. सो यहाँ पे किसकी बात हुई है, शूज के कंटेक्स्ट में बात हुई है अपने के बारे में। सो दैट विल बी पैटेंट लेदर शूज forces me to extract from words distilled and sublime truths generalized by supreme inquisition of the pain my feet suffer, क्योंकि पैर की बात हो रही है। सो दिस इज व्हाट यू हैव एज द करेक्ट ऑप्शन। तो जनरली आप कोशिश करोगे ऐसे क्वेश्चंस में कि ऑप्शन से ज्यादा सोल्व करने की कोशिश करना, ताकि आपका टाइम भी बचे और आपका आंसर सही निकले। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द वर्ड इग्नाइट इन द फॉलोइंग पैसेज विल बी। अब इग्नाइट का वर्ड का पैसेज देखना है। सो कमिंग हियर, स्पिरिचुअलिटी मस्ट बी इंटीग्रेटेड विथ एजुकेशन, सेल्फ रियलाइजेशन is the focus, each one of us must become aware of our higher self, we are links of a great past to a future, to a grand future, we should ignite our dormant inner energy. So हमें अपनी dormant inner energy को जागृत करना है। So generally आप फर्स्ट इंप्रेशन देखोगे, so you may tick this word, लेकिन याद रखना स्टिमुलेट नहीं दिया हुआ है, सिमुलेट दिया हुआ है। सिमुलेट जो आप स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हो, सिमुलेट मतलब जैसे कि आप डेटा सेट से अलग अलग सैंपल्स बनाते हो, ठीक है, सिमुलेशन टेक्निक्स। सो ये सिमुलेशन टेक्निक की बात हुई है, तो यहाँ स्टिमुलेशन की नहीं बात हुई है। सो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। उसी तरह अगर आप वर्ड्स में देखोगे, सो डिसिपेट करना सही वर्ड नहीं है, वो तो निगेटिव तरीके से हो गया। और इसी तरह आप एनग्रॉस देखोगे, सो एनग्रॉस की भी मीनिंग आप निकालेंगे, सो दैट विल बी इन, मतलब इससे रिलेटेड नहीं होगा, मतलब अनरिलेटेड वर्ड हो जाएंगे। बिकॉज एनग्रॉस का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप ध्यान लगाते हो किसी काम में, ओके, तो आप पूरा का पूरा ध्यान उसी पे लगा दिया, ओके। सो एक तरह से आपने क्या किया, किसी चीज में आपको इंटरेस्ट आने लगा, जैसे मान लो कि मेरे लेक्चर में आपको इंटरेस्ट जाने लगा और आपने सारा फोकस अपना इस लेक्चर पे डिवोट करने लगा,
सो दैट विल बी कॉल्ड एनग्रॉस। ओके, सो एनग्रॉस करना, ये डोरमेंट एनर्जी को कैसे वहां फोकस कर लेने से क्या वो जागृत हो जाएगा? नहीं होगा। इग्नाइट करना, इग्नाइट करने के लिए यू हैव टू डू समथिंग, सो दैट विल बी लीडिंग टू आंसर ऑफ encourage as the right answer. Which of the following sentences is punctuated correctly? यहाँ पे ध्यान देना, आप सबसे पहले इन तरह के क्वेश्चंस में आप कोशिश करोगे कि डिफरेंसेस देखने का, कि अलग अलग ऑप्शंस में क्या डिफरेंसेस दिए हुए हैं। अगर आपने डिफरेंसेस पकड़ लिया तो फिर आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में रिलेटिवली इजी होगा। ओके, सो इसमें अगर आप देखना चाहते हो, सो यू सी द फर्स्ट ऑप्शन हियर, वन डे आई विल राइट अ बुक, और आई सेड के बाद यहाँ पे फुल स्टॉप है, नॉट जस्ट अ थ्रिलर बट अ रियल बुक अबाउट रियल पीपल। ओके, तो यहाँ से अगर आप रिलेट करके देखोगे सो आपको थोड़ा ज्यादा समझ आएगा। अगर आप दोनों सेंटेंसेस को अलग अलग देखते हो सो आपको फिर समझने में मुश्किल होगा। सो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं, अगर सारे चारों स्टेटमेंट्स को पढ़ोगे सो यू विल सी कि यहाँ पे एक डिफरेंस है, दूसरा यहाँ पे डिफरेंस है, यानी कि कोमा और फुल स्टॉप की कहानी है। इन दोनों पार्ट्स को, इसको और इसको, दोनों को एक साथ लेते हो सो यू विल बी सी कि ये कंप्लीट मीनिंग आ रहा है। लेकिन सिर्फ इसको अगर आप अलग लेते हो सो ये अपने आप में कोई एक मीनिंग नहीं बन रहा है। सो कहने का मतलब फुल स्टॉप के बाद वाला ये टर्म सही नहीं बैठ रहा, सो दिस विल नॉट बी द करेक्ट स्टेटमेंट, दिस विल ऑल्सो नॉट बी द करेक्ट स्टेटमेंट। बचा ये और ये, ठीक है। अब इन दोनों की बात हो रही है, सो यहाँ पे जनरली देखना होता है आपको कि कहाँ पे स्टेटमेंट सही से कंप्लीट हुआ है। सही से कंप्लीट होने का मतलब क्या है कि आपको ये ध्यान देना है कहीं भी मिस्टेक ना हो ग्रामरली। सो ग्रामर के स्कोप से आपका अगर इशू हुआ सो देन यू विल हैव द प्रॉब्लम। तो जब भी हम लोग कुछ स्टेटमेंट दे रहे होते हैं सो उसमें बोलने चालने की बात होती है, उसमें आपका इस तरह से इन्वर्टेड कोमा में आपका इंसर्ट किया जाता है। ओके, सो अगर मैंने बोला कोई स्टेटमेंट दिया, सो वन डे आई विल राइट अ बुक, ठीक है। अब इसी का कंटिन्यूएशन है, दैट बुक इज नॉट जस्ट अ थ्रिलर बट अ रियल बुक अबाउट रियल पीपल। ओके, सो आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट बुक वुड बी लाइक। ओके, सो अगर मैं किसी बुक के बारे में बात कर रहा यानी कि ये कंप्लीट स्टेटमेंट है, तो बीच में इनको एक सेपरेट कर दिया कि मैंने बोला। ओके, सो दीज टू स्टेटमेंट्स आर पार्ट ऑफ द सेम स्टेटमेंट। सो कहने का मतलब अगर इनको दोनों अलग तरह से लिखोगे, ये तो बोलने चालने वाली है, तो ये कोई एक एब्सोल्यूट स्टेटमेंट अपने आप में नहीं है, ये भी मैं बोल रहा हूं। ओके, सो आपको मैं सिंपल भाषा में यही समझा सकता हूं कि ये दोनों मिलकर सही से फिटेबल बैठ रहे हैं। लग रहा है कि यहाँ पे आई सेड वाली बातें हैं, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो तो ये खुद ही में एक अलग स्टेटमेंट जैसा निकल कर आ रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में भी फिर से वही ध्यान देना है प्लूरल और सिंगुलर का। सो लेट अस सी डार्विन्स वर्क। जब वर्क है तो याद रखना वर्क सिंगुलर होता है, सो हैव वर्ड तो होगा नहीं। अ रिलेटेड इफेक्ट, दैट, अ रिलेटेड इफेक्ट। ओके, दैट, तो इफेक्ट के बाद दैट लगा है, इफेक्ट्स नहीं है, अ है, सिंगुलर है, तो यहां भी राइट में क्या होना चाहिए, सेकेंड ऑप्शन में सिंगुलर ही होना चाहिए। तो यहाँ पे हैव स्टेटमेंट तो यहाँ भी नहीं होगा, फिर यहाँ भी हैव स्टेटमेंट नहीं होगा। पहला खत्म, दूसरा खत्म, तीसरा खत्म, सिंपल सा सी। सो एलिमिनेशन टेक्निक से आप रिलेटिवली इजीली देख सकते थे। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस was the similar relationship as the words music is similar to notes। so music किससे डिराइव होता है, नोट से। उसी तरह आपको देखना है किससे क्या बना। सो वाटर कोल्ड ड्रिंक के तो एक तरह से सब्स्टिट्यूट है, पेपर क्लास नोट्स उल्टा दे दिया। अगर क्लास नोट्स पहले लिखा होता, पेपर बाद में लिखा होता तो शायद सही होता। हाउस ब्रिक, यस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स। ग्रेफाइट चारकोल, फिर से वही उल्टा। सो हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स। In a particular code, if Raman is written as 52, map is written as 33, then how will you code click? मैं सजेशन दूंगा आपको कि अगर आपको एग्जाम में बैठने के बाद आपको रफ पेपर्स मिले तो सबसे पहले आप
लेटर्स की, अल्फाबेट्स की कोडिंग कर लेना। सो उस कोडिंग में आपको ध्यान रखना है, जैसे A B C D E, यहाँ पे E इज फिफ्थ, F G H I J, okay, so this is 10, KLM is 13, NO is 15, PQRST 20, UVWXY 25, Z। ओके, सो ये आप याद रखना। आप चाहो तो यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 से लेकर 26 तक। आप चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो, तो आपको जाकर सिंपल लगे। सो रमन इज कोडेड एज 52। सो रमन के लिए देखोगे RAMAN, अगर ये 5 वर्ड में होता या कुछ ऐसा होता, सो आपको लगता कि नहीं इसके पैरेलली वर्ड्स, तो यहाँ पे सिंपल सा देखना है कि सम ऑफ नंबर्स देखना। सो यू विल हैव R के लिए, you will have that as 18, A के लिए 1, M के लिए 13, A के लिए 1, N के लिए 14, ओके, सो 20, और ये हो जाएगा आपको 47। सो 47 plus 5 gives you 52। now let us see about map के लिए देखते हो, सो M is 13, A is 1, P को देखते हो, सो 16, so this is what you have as 30। so 30 plus 3 equal to 33। अब आपके पास दो केसेस हैं, यहाँ पे दो दिए हुए हैं, यानी 5 और 3। सो 5 और 3 के सम में आपको चेक करना है, इसके लिए क्लिक के लिए। सो लेट अस सी अबाउट क्लिक। C is 3, L is 12, I is 9, plus C is 3 and K is 11। so 11 9 20, 12 3 15, 35 35, sorry, 11 9 will be 20, 20 and 12 plus 3, so 35। okay fine, so 35 3 38, 38 है तो 38 के लिए प्लस 3 करते हो, सो द आंसर वुड बी 41, प्लस 5 करते हो द आंसर वुड बी 43। एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी 43 हियर। ठीक है, सो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 43। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, on the basis of statements given below, which valid assumptions can be made? Statements दिए हुए, life has suffering, desire is the cause of suffering, the end of desire is the end of suffering, desire can be reduced by following the noble eightfold path। मैं आपको सजेशन भी दूंगा, अगर कभी मौका मिले तो इन 8 फोल्ड पाथ को समझने की कोशिश करना, पढ़ने की कोशिश करना। सफरिंग इज बिकॉज ऑफ व्हाट्स, बिल्कुल सही बात है। डिजायर इज द कॉज ऑफ सफरिंग, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। डिजायर ही तो वांट्स है, आपने इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे से समझा हुआ है। लाइफ इज नॉट ऑलवेज फुल ऑफ सफरिंग, ये भी स्टेटमेंट ठीक ठाक लग रहा है, क्योंकि लाइफ हैज सफरिंग, इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ ऑलवेज हैज अ सफरिंग, लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग्स। वो स्टेटमेंट कुछ ऐसा कंक्लूजन नहीं दे रहा है कि ये सफरिंग नहीं है, नॉट ऑलवेज वाला सीन। ठीक है, ऑलवेज अगर पूछा होता यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर लाइफ ऑलवेज हैज अ सफरिंग होता वर्ड। ओके, सो ये स्टेटमेंट इससे अलाइन करता है, कोई इशू नहीं है। नॉट ऑलवेज फुल ऑफ सफरिंग, द एटफुल पाथ कैन रिड्यूस सफरिंग, ये तो लास्ट का स्टेटमेंट सीधा सीधा है। सफरिंग इज कॉज्ड बाय लाइफ, नहीं, सफरिंग लाइफ में कॉज हो, लाइफ कॉज करे ऐसा कुछ लगता नहीं है। जिंदगी क्या ही सफरिंग देगी, सफरिंग आपके वांट से होता है। सो सफरिंग का कॉज क्या है, डिजायर है, तो लाइफ क्यों कॉज करेगा? सो स्टेटमेंट तो होगा नहीं। द करेक्ट स्टेटमेंट वुड बी 1 2 and 3। ओके, सो अगर आप बेसिकली अगर इससे भी देखना चाहोगे, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, फोर्थ स्टेटमेंट सीधा सीधा गलत है। तो फर्स्ट अगर आप निकाल लेते हो ट्रू, तो ये ऑप्शन छट गया। फोर्थ ऑप्शन गलत है, सो ये दोनों ऑप्शन छट गए, सो यू हैव बी। सो कंफ्यूजन है तो कभी भी एलिमिनेशन टेक्निक की तरफ भी जाने की कोशिश करना। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके करमचंद इज कोडेड एज कुछ ऐसा, व्हाट वुड बी द कोड ऑफ क्रिएशन? सो मैं सबसे पहले यहाँ पे करमचंद के पास ICPCKEF
देन सी, देन एल, देन एफ। तो यहाँ के, आई जे के, ए बी सी, सो कहने का मतलब सी के पहले ए आना चाहिए, ए बी सी, तो यहाँ पे आना चाहिए आर एस टी, आ पी क्यू आर, तो यहाँ से कुछ स्टार्ट करें सी डी ई, ठीक बैठ रहा, ए बी सी कुछ ऐसा, तो ये ऑप्शन यहीं से निकल जा रहा है। ओके, सो आप कोडिंग में आप ऐसे फिट बैठा सकते हो अगर दोनों में सेम नंबर्स के अल्फाबेट्स या डिजिट्स लिखे गए हैं तो। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एक इनपुट लाइन दिया हुआ है नंबर्स एंड वर्ड्स का, अ मशीन rearranges them following a particular rule in each step. Here is an illustration of an input and rearrangement sequence. Step 1 to 5 दिया हुआ है, सो इनपुट ये है, उसके बाद स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या किया गया, इसमें जो हाईएस्ट नंबर है उसको आप इधर कर लिए। फिर एक पैटर्न देखो, फिल करो, अगर ये आपको समझ में तब आएगा जब यहाँ पे आप 29 34 में देखोगे कि 34 पहले आया है, बाकी में तो सीक्वेंस जो पहले का है वो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सो इससे क्या पता चलता है कि इन सब में जो हाईएस्ट नंबर है 61, 61 पहले आया, फिर उसके बाद 61 के बाद 48 आया, फिर उसके बाद 45 आया, फिर उसके बाद 34 आया, फिर लास्ट में 29 आया। सो इसी तरह यहाँ भी देखेंगे। सो लेट अस सी हियर, ये आपको दिया हुआ है नंबर, तो उसमें पूछा है कि आपके 58 का क्या पोजीशन होगा जब फोर्थ स्टेप लगाओगे। सो पहले स्टेप में क्या होगा, इसमें से जो हाईएस्ट है वो पहले लिखा जाएगा, तो ये दोनों लास्ट में तो लिखे गए हैं, लेकिन इसमें हाईएस्ट जो है वो पहले होना चाहिए। सो यू विल हैव 82 हियर, देन यू विल हैव 69, ठीक है, उसके पहले ये सारे होंगे। उसी तरह फिर आप आओगे, सो यू विल हैव समथिंग लाइक, मैं थोड़ा सा इसको और चेंज करता हूँ। सो यू विल हैव समथिंग लाइक दिस, स्टेप 1 में 82, फिर यहाँ होगा 69, फिर स्टेप 2, स्टेप 2 में यहाँ पे 82 यहाँ आ जाएगा, 69 यहाँ होगा, इसमें से बड़ा वाला नंबर चला जाएगा, तो इसमें से बड़ा नंबर कौन है, 58 ये। फिर उसी तरह आएगा आपका स्टेप 3, स्टेप 3 में यू विल हैव 82 हियर, you will have 69 here, you will have 58 here, then you will have 49 here. ओके, फिर आपका स्टेप 4, स्टेप 4 में you will have 82 here, you will have 69 here, you will have 58 here, you will have 49 here, you will have 38 here. ओके, कुछ ऐसा होगा। फिर आपका स्टेप 5 भी हो सकता है। नाउ लेट अस सी, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होना था कि सर आपने ये स्टेप क्यों लिखा, क्योंकि ये आप थोड़ा बहुत मिस कर सकते हो, तो इसमें याद रखना हमेशा, हम अगर इसको सीक्वेंस को बना रहे हैं, सो ये देख रहे हैं कि ये जो लास्ट में क्या है, हाईएस्ट, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास 69 पहले आए 82 बाद में आए, 82 पहले आना चाहिए, ठीक है। सो ये हमें अरेंज करना है। सो दैट्स वाई फर्स्ट स्टेप में आप उसको ठीक करोगे, फिर उसके बाद में कोई नंबर लेफ्ट से राइट ले जाओगे, सो दैट विल बी द करेक्ट वे। सो यहाँ पे अगर सेकंड फ्रॉम लेफ्ट, तो इसमें ये सारे वर्ड्स वाले बचे हुए, तीन ये टोटल 6, तो सेकंड फ्रॉम लेफ्ट तो होने के चांसेस ही नहीं है, टोटल 6 तो वही हो गए। फोर्थ फ्रॉम द राइट 1 2 3, फोर्थ नहीं, थर्ड है, सो ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, थर्ड फ्रॉम द राइट ये ऑप्शन ठीक है। सेवंथ फ्रॉम द लेफ्ट, फ्रॉम द लेफ्ट तो 6 इधर के हो गए, फिर सेवंथ ये है, तो ये नाइन्थ है, सो नाइन्थ फ्रॉम लेफ्ट है ये। ओके, सो this is what you get as option 3 as the correct option here. Now let us see here, in a certain type of code they play cricket together, ठीक है। सो यहाँ पे चीजें क्या समझनी है, they play cricket together is written as MVKBLBIB। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, कमन निकालते चलना। सो दे यहाँ है, दे यहाँ है, इन दोनों में आप कमन निकालोगे, इन दोनों में कमन क्या निकल रहा है, यू हैव LB। सो आपने क्या लिखा कि दे का मतलब है LB, दे का कोड इज LB। नाउ प्ले यहाँ है, प्ले कहीं और दिख रहा है, सो यहाँ प्ले क्रिकेट है, उसके बाद यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ नहीं है, ये भी नहीं है। सो यहाँ चलो पॉइंट्स का देखो,
सो पॉइंट्स, यहाँ पॉइंट्स हैं, यहाँ भी पॉइंट्स हैं, यहाँ भी पॉइंट्स हैं, यानी कि इसको अगर एल बी मेरा सॉर्टेड है तो एल बी तो होगा नहीं। अब इस इन तीनों में, इसमें और इसमें कंपेयर करना है कि किस सेम कहाँ है। ओके, तो इसमें आपका और इसमें, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? एम वी कॉमन है, के वी कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, ये और ये। इन दोनों में इससे अगर कंपेयर करते हो सो यू गेट के वी कॉमन है। सो के वी इसमें भी है, के वी इसमें भी है, के वी इसमें भी है, और ये पॉइंट्स इन तीनों में पूछे गए हैं। सो यू हैव के वी कोडेड फॉर पॉइंट्स। ओके, सो ये आपने दो बना लिए। उसी तरह सिमिलरली आप फिर से आगे की तरफ बढ़ेंगे। नाउ आपने ये कोड कर लिया, सो आपको क्या करना है? अर्नड निकालना, मैक्सिमम निकालना, पॉइंट्स निकालना है। सो अर्नड के लिए देखोगे, सो अर्न करने का यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है। सो लास्ट दोनों में कॉमन निकालना है। लास्ट दोनों में कॉमन देखोगे, सो केवी आपने एक तरफ से निकाल लिया है, किसका? पॉइंट्स का। सो यहाँ पे आपको जीवी बचा हुआ है दोनों में। सो यू हैव जीवी फॉर अर्न। ओके, अब आते हैं बाकी पे, मैक्सिमम पे। तो मैक्सिमम यहाँ दिख रहा है, मैक्सिमम कहीं और नहीं है, तो कॉमन निकालने की बात नहीं है। तो स्कोर देख लेते हैं। सो स्कोर यहाँ है, स्कोर यहाँ है। सो इन दोनों में अगर आप कंपेरिजन करते हो कुछ ऐसा, सो इसमें और इसमें, देन यू कैन थिंक MB as common. So MB is the code for score. So MB is the code for score. LB is the code for day. KV is the code for points. So GB will be the code for maximum. Okay. So earn का क्या हो गया? GB. Maximum का क्या हो गया? AGB. Points का क्या हो गया? KV. Okay. So this will be the correct option here. इसमें आपको ध्यान क्या देना था? आपको सबसे पहले देखना था कि कॉमन कहाँ से कैसे निकल पा रहे हैं। अगर उतना निकाल लोगे आप, तो आपके लिए सारा प्रॉब्लम सॉर्टेड हो जाएगा। ओके, आई होप यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। Which of the following statements about the passage weakens the argument presented? आर्गुमेंट को वीक करने की बात हुई है। सो यहाँ देखिए, scientists associate large brains with greater intelligence. However, in the evolutionary context, it has also been identified that beyond a point, the size of the brain has not increased. अब ब्रेन का साइज बढ़ नहीं रहा है, and yet after a particular period, in spite of no significant change in brain size, humans have made significant progress. Certain researchers propose that this is because while the overall brain size may not have changed, marked structural changes can be noticed in specific structures that run parallel to increase in human intelligence. So इसमें आपको चेक करना है। सो आपके दो केसेस दिए, निएंडरथाल और होमोसेपियंस। ओके, सो ये हमारे पूर्वज की बात है। सो उनका देखोगे, अगर आप कंकाल वगैरह ज्यादा बड़ा साइज का होता था, मतलब ब्रेन की साइज काफी ज्यादा होती थी। फिर इवोल्यूशन हो गया, होमोसेपियंस हो गया, फिर उसके और इवोल्यूशन हुआ, देन केम एज होमोसेपियंस सेपियंस। ओके, so Neanderthals people's extinction was probably because of their brain size, might be the case, क्योंकि इवोल्यूशनरी कंटेक्स्ट में इससे कोई मतलब नहीं होता। इस स्टेटमेंट में देखते हैं, द रिसेंट स्टडीज रिफ्यूट द हाइपोथेसिस दैट रीजन स्पेसिफिक ब्रेन डेवलपमेंट इज नेसेसरली एसोसिएटेड विथ रैपिड ह्यूमन प्रोग्रेस। ओके, सो रैपिड ह्यूमन प्रोग्रेस से आपका ब्रेन डेवलपमेंट, कहने का मतलब रिफ्यूट द हाइपोथेसिस दैट रीजन स्पेसिफिक ब्रेन डेवलपमेंट इज नेसेसरली एसोसिएटेड विथ रैपिड ह्यूमन प्रोग्रेस। ऐसा थोड़ी है, ब्रेन डेवलपमेंट उसको तो काउंटर कर रहा है कि रिसेंट डेवलपमेंट में आपका ऐसा कुछ जरूरत नहीं हो रहा। दैट मीन्स ब्रेन इज नॉट बीइंग डेवलप्ड। सो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका एक तरह से काउंटर कर जा रहा है। ओके, सो ये नियर अबाउट अलाइन करता है, होमो सेपियंस एंड इट्स डिस्ट्रक्शन इन द फ्यूचर में हैपन बिकॉज ऑफ इट्स रैपिड ब्रेन डेवलपमेंट।
हो सकता है कुछ ऐसा। Recent studies show that Neanderthal people with relatively smaller brains were capable of complex language and social activities। ठीक है, हाँ कैपेबिलिटीज तो थी ही, ये तो आप जान ही रहे हो क्योंकि उस समय भी बहुत अच्छे अच्छे एपिक्स लिखे गए थे, तो ये चीज समझ सकते हो। सो दिस स्टेटमेंट विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस ऑप्शन। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को लेकर आपको एग्जाम में कंफ्यूजन हो सकता है, तो कोशिश करना पैसेज वाले क्वेश्चंस में जो उससे मिलता जुलता इंफॉर्मेशन से आपको ऑप्शन दिखे उन ऑप्शंस की तरफ जाना, एज कंपेयर टू जो भी ऑप्शंस आपको नए दिखने को दिखे। ठीक है, सो ये सारे ट्रिक्स आप यूज कर सकते हो। लेकिन अगर ज्यादा कुछ मुश्किल लगे सो ऐसे क्वेश्चंस को आप क्या अपने मन करे तो गेस करो, नहीं तो छोड़ सकते हो, तो आपकी मर्जी है। द narrator's use of I in the given passage is or I have never been any good at more lucid short of writing psychopathic killers, important war heroes, self-tortured film stars, and seedy espionage agents must exist in the world, but strangely enough, I do not come across them, and I prefer to write about the people and places I have known and the lives of those whose paths I have crossed. This crossing of paths makes for stories rather than novels, and although I have worked in both mediums, I am happier being a short story writer than a novelist। ठीक है, सो ये अगर देखोगे सो ये कहीं रिग्रेट तो कुछ कर नहीं रहा, तो रिग्रेटफुल या एपोलोजाइज भी नहीं करते, स्टेटमेंट तो होगा नहीं। सेल्फ कॉन्शियस, खुद के बारे में कहाँ बोला यार, सेल्फ कॉन्शियस तो होगा ही नहीं। इगोइस्टिक, इगोइस्टिक लग रहा है क्या, नहीं यार। कन्फेशनल एंड कम्युनिकेटिंग, ये टोन रिलेटिवली ठीक लग रहा है। सेल्फ कॉन्शियस कब होता, जब उसकी खुद की बारे में बात हो रही होती। लेकिन यहाँ पे देखोगे कि क्वेश्चन पूछा इज और आर, ओके। सो इसको डिकोड करना है थोड़ा सा। इसको डिकोड करने के लिए मैं कहूंगा अगर आपको मल्टीपल आंसर्स देने हो, वन आंसर दिया होता सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी कन्फेशनल एंड कम्युनिकेटिंग। लेकिन यहाँ पे ट्रिक है। सो यहाँ से आपका शुरू हो गया मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस। तो मल्टीपल सेलेक्ट आंसर्स करने हैं आपको, मल्टीपल ऑप्शंस कैन बी ट्रू। सो यहाँ पे फिर सतर्क हो जाना है। तो इसको आप आउट कर सकते, इसको आउट कर सकते, इसको आउट भी कर सकते। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा बहुत अपने बारे में भी बता रहा है। आई एम हैप्पियर बीइंग अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, मतलब खुद के बारे में, अपना अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं क्या हूं और कैसे अच्छा लगता है मुझे, और मैं क्या प्रेफर करता हूँ, ये खुद के बारे में बताया। तो सेल्फ कॉन्शियस तो बिल्कुल है एक तरह से देखोगे तो। लेकिन अगर सिर्फ एक चूज करना होता देन यू वुड गो फॉर कन्फेशनल एंड कम्युनिकेटिंग। अगर दो चूज करना, मल्टीपल कर सकते हो, सो यू विल गो फॉर सेल्फ कॉन्शियस एंड कन्फेशनल। ओके, आई होप इसमें क्लैरिटी है आपको। ठीक है, सो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। तो जैसे इसके लिए प्रिपेयर करो, सो इसमें मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग recommended action seems to be appropriate with the stated problem। अब यहां भी मल्टीपल सेलेक्ट की बात हुई है। मल्टीपल सेलेक्ट में जरूरी नहीं कि आपके हमेशा मल्टीपल आंसर्स ही आए, लेकिन उसमें सबसे आसान तरीका है आपको एलिमिनेट करना। एलिमिनेट करोगे तो आपके क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस कम रहेंगे। The stated problem is many students at educational institutions do not attend classes in the post-pandemic scenario। ओके, सो बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पेंडेमिक के बाद से बच्चे क्लासेस नहीं कर रहे हैं। ये आप लोगों की टिपिकल ह्यूमन बिहेवियर बताए जा रहे हैं। सो डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट ऑल स्टूडेंट्स शुड बी टेकन एज अ वार्निंग। डिसिप्लिनरी एक्शन लेकर क्या कर लोगे यार, डिसिप्लिनरी एक्शन ले ही रहे हो, उससे तो बच्चे सिर्फ सफर करेंगे। तो ये ऑप्शन तो ठीक नहीं है। काउंसलिंग सेशन शुड बी ऑर्गेनाइज टू एड्रेस द इश्यूज सच स्टूडेंट्स फेस, बिल्कुल ये सही ऑप्शन है। जब भी स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम इस तरह का फेस करें तो उनको बेस्ट बात यह है कि काउंसलिंग सेशंस कराओ, और जो भी प्रॉब्लम्स उनके हैं उन प्रॉब्लम्स को आप सोल्व करने की कोशिश करो। क्लास इंटरेक्टिव नहीं आ रहा, क्लास अच्छा नहीं जा रहा, तो उनके लिए नए टेक्नोलॉजी को यूज करके उनके लिए कुछ बेटर मेथडोलॉजी अपनाया जा सकता है। उनको एग्जाम्पल्स रियल लाइफ के देकर उनको इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स की तरफ मोटिवेट किया जा सकता है। सर्वे शुड बी कंडक्टेड टू आइडेंटिफाई द रीजंस फॉर देयर एब्सेंस, बिल्कुल
अगर सर्वे होंगे तो पता चलेगा कि हकीकत में प्रॉब्लम क्या है। अगर आप प्रॉब्लम जानोगे तो आप स्टूडेंट से डिस्कस करके उनके प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हो। कोर्स कंटेंट शुड इमीडिएटली बी चेंज्ड। इसे चेंज कर देने से क्या बच्चे आ जाएंगे? उनको मोटिवेशन रहेगा तभी आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। ओके, सो दैट इज व्हाट यू हैव। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। The purpose of this work is to inform educators about the brain science related to emotion and learning, and more important, to offer strategies to apply these understandings to their own teaching. Although many of the approaches I describe will be familiar, integrating the lens of emotion and the brain cells, कुछ ऐसे ही आपका आगे चलता जा रहा है। ये मैं आपको ऐसे ही पढ़ ले रहा, आप भी पढ़ लो थोड़ा सा। So, although many of the approaches I describe will be familiar, integrating the lens of emotion and the brain may be a new concept. As an educator, I have been trained in how to deliver content and organize my lessons, but I had not been taught how to design learning experiences that supports emotions for learning. और ये लिटरली जैन जी का प्रॉब्लम यही है, उनके पास समझने के लिए टीचर्स अवेलेबल नहीं है उस मेथड से जिस मेथड से वो समझना चाहते हैं। ओके, सो दैट इज द रियल प्रॉब्लम फॉर यू पीपल। यहां समझो, द ऑथर विशेस थ्रू हिज वर्क टू इन्फॉर्म अस अबाउट ब्रेन साइंस एंड लर्निंग। ठीक तो लग रहा है, ब्रेन साइंस की बात की गई है, लर्निंग वगैरह पे डिस्कशन हुआ है, बिल्कुल ठीक लग रहा है। द ऑथर थ्रू हिज वर्क विशेस टू ऑफर स्ट्रेटजीज टू अप्लाई आवर लर्निंग्स टू आवर टीचिंग। लर्निंग को टीचिंग से अप्लाई करने का वो ऐसा कुछ तो बोल नहीं रहा। ओके, सो आई विल नॉट बी एग्रीइंग विद दिस। द ऑथर फील्स दैट द न्यूनेस ऑफ हिज अप्रोच लाइज इन लिंकिंग इमोशन ओरिएंटेड अप्रोच टू ब्रेन। बिल्कुल, इमोशन को ही तो लिंक करने की बात किया है उन्होंने। द ऑथर वांट्स टू यूज इमोशंस एज ए स्ट्रेटजी फॉर लर्निंग। बिल्कुल, इमोशंस डेवलप कराओ, बच्चे अपने आप पढ़ेंगे। सबसे आसान है, बच्चों को इतना मोटिवेट कर दो, इतना अच्छा कर दो कि खुश होकर के अपने आप आपकी क्लास में 100% अटेंडेंस रखे। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 26। इफ ए सेज दैट हिज मदर, तो ए क्या है? ए मेल है और ए की मम्मी है यहां पे, तो इट इज एज मदर इज द डाउटर ऑफ बीज मदर। ठीक है, बात सही है। चलो, यानी कि ये डाउटर है बी की मम्मी, सो बी यहां है, बी की मम्मी, सो यहां है मदर ऑफ बी, और ये जो ए की मम्मी है वो बी के मम्मी की बेटी है। दैट मीन्स दिस पर्सन इज मदर। मदर मैं क्यों लिख रहा, फादर क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि पहले ही स्पेसिफाई कर दिया गया कि मदर है, मदर है यानी कि फीमेल है। सो मदर, इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे, सो यू कैन हैव दिस एज मदर ऑफ इज मदर। अब आपसे पूछा गया ए और बीच के बीच का रिलेशन क्या है, ए और बी के बीच का, तो बी का जेंडर कहीं स्पेसिफाई नहीं हुआ है, तो ए की या तो मौसी हो सकती है या तो ए के मामा हो सकते हैं। ओके, तो आंट, अंकल, फादर तो होने के चांसेस ही नहीं है, मतलब वो तो फिर इंसेस्ट वाली कहानी हो जाएगी, और ब्रदर वाला तो कोई कंसेप्ट ही नहीं बनता। ओके, सो दिस टू आर द राइट ऑप्शंस। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा हमारे यूट्यूब चैनल पे मनीष सर की ब्लड रिलेशन का आपको दिया हुआ है कोर्स, उसको आप रेफर कर सकते हो। बहुत सफिशिएंट, बहुत थोरोली उन्होंने बताया हुआ है। यूजीसी नेट के लिए वो पढ़ा रहे थे, तो उसके लिए हमने डाले थे आपके पर्पस के लिए, ताकि आप लोग उससे बेनिफिट उठा पाए। आपको पूछा जाता है, सो आई वुड आइडियली रिकमेंड यू टू गो थ्रू दोज लेक्चर्स। ओके, सो जो भी लेक्चर्स आपको मिल जाए हमारे यूट्यूब चैनल पे, स्पेशली यूजीसी नेट के पेपर 1 का कुछ इस तरह का, तो उसको आप रेफर कर सकते हो। कंप्रिहेंशन वगैरह में कैसे आंसर्स करने हैं वो सारी भी चीजें दी हुई है। ओके, सो ट्राई टू मूव देयर एंड देन रिवाइज।
अब यहाँ पे इकोनॉमिक्स का खेल होता है. ओके, सो लेट अस सी which one of the following measures in the Keynesian framework is adopted to tame inflation in an economy. इन्फ्लेशन को कम करना है किंशियन इकोनॉमी में, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बैंक रेट कम करेंगे तो सप्लाई बढ़ जाएगा, सप्लाई बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन होगा, तो नहीं होगा रेपो रेट, फिर वही बातें हो गई. इंक्रीज इन मर्केंटाइज एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा क्योंकि डिमांड ज़्यादा होगा, डिमांड ज़्यादा होगा तो प्राइस ज़्यादा होगा. सो ये कहानी भी नहीं होगी. सो ओनली ऑप्शन इज ए, रिडक्शन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग. जब भी फिजिकल कंट्रैक्शन होता है तो आपका आउटपुट कम होता है, आउटपुट जब कम होगा तो उसके बाद क्या करोगे, यू विल हैव लेसर डिमांड, लेसर डिमांड होगी तो obvious सी बात है प्राइस आपका कंट्रोल होगा. लेस डिमांड मीन्स लेस प्राइस. इफ the difference between actual GDP and the trend output varies inversely with the difference between actual unemployment rate and the natural unemployment rate. कहने का मतलब एक्चुअल जीडीपी एंड ट्रेंड आउटपुट, ट्रेंड आउटपुट आपका मान लो नॉर्मल ग्रोथ रेट है और ये आपका कुछ ऐसा ग्रोथ रेट है. एक तरह से ये ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, और दूसरे सेंस में देखोगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट और नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट. सो उस सिचुएशन में you have question number 28. आप रिकॉल करोगे, इसमें याद रखना मैंने मैक्रो में बताया था आपको, ओकुन्स लॉ, सेक्रीफाइस रेशियो एंड फिलिप्स कर्व, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. सो यहाँ पे मैंने आपको बताया था रिडक्शन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग. नाउ यहाँ पे आपका जो रिलेशन है, दिस इज अबाउट ओकुन्स लॉ. ओकुन्स लॉ में आप जानते हो कि एक तरफ आपके चेंज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट और दूसरी तरफ आपके ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट की बात होती है. इन द स्टिकी प्राइस model of aggregate supply, if none of the firms in the market have flexible prices, then the short run aggregate supply curve will be. ठीक है, so none of the firms in the market have flexible prices. मतलब किसी का फ्लेक्सिबल नहीं है. जब किसी का फ्लेक्सिबल नहीं है तो ये तो सबका फिक्स्ड हो गया, तो रिजिड प्राइस हो गया. अब रिजिड प्राइस कहाँ की कहानी थी, ये तो शॉर्ट रन लॉन्ग रन, यानी कि शॉर्ट रन में कीन्शियन फेनोमिनन. तो कहने का मतलब कीन्स वाले हॉरिजॉन्टल सप्लाई कर्व. नियो कीन्शियन में आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेक्चर से रेफर करोगे, सो यू हैव सीन कि शॉर्ट रन में कुछ ऐसा, लॉन्ग रन में कुछ ऐसा. ओके, सो मैंने कराया था. सो शॉर्ट रन में कीन्शियन, लॉन्ग रन में क्लासिकल. ओके, सो शॉर्ट रन में कीन्शियन यानी कि हॉरिजॉन्टल होगा यहाँ पे. नाउ coming to the next question, question number 30. When transfer of income happens from the not richer individual to the not poorer individual, तो क्या होगा. अगर आप थोड़ा बहुत भी रिकॉल कर पाएंगे जो भी पब्लिक इकोनॉमिक्स का लेक्चर था, तो उससे आपको ये इजिली पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए. सो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, रिग्रेसिव प्रोग्रेसिव वाली पे. यहाँ पे नट रिचर पूछा है. ठीक है, सो अगर आप यहाँ पे कुछ बनाते हो इनकम के बेसिस पे, सो यहाँ पे है लो इनकम. ओके, इधर की तरफ में मान लो है हाई इनकम. ओके, कुछ ऐसा सिनारियो है. तो हाई इनकम वालों को आप बोल सकते हो नट पुअरर. ओके, यही ट्रिक था. लो इनकम वालों को क्या बोल सकते हो, नट रीचर. यानी कि पुअर लोग को बोला गया है नट रीचर और रीचर लोगों को बोला गया है नट पुअरर. सो इनसे इधर की तरफ पैसे जाए, लो इनकम वाले ज्यादा पैसे दे रहे हैं, जस्ट लाइक इनडायरेक्ट टैक्सेस. सो आप यहां से रिलेट कर सकते हो, दिस इज द टाइप ऑफ रिग्रेसिव ट्रांसफर. रिग्रेसिव कब होता है, जब कम इनकम वालों पे ज्यादा बर्डन होता है. ओके, सो आई होप इट इज doable for you. Now coming to the next question, the context of the Harris-Todaro model of rural-urban migration, which one of the following is true? इसको सोल्व करने से पहले मैं आपको इसके थोड़ा सा बताना चाहूंगा. सो हैरिस-टोडारो जो मॉडल है रूरल अर्बन माइग्रेशन का, इसमें क्या सिनारियो है, उन्होंने अर्बन माइग्रेशन के बारे में बताया, उसके कॉजेस. सो देयर इज रूरल एरिया, वहां से आपके अर्बन एरियाज में जाना है.
सो यहाँ के वर्कर्स, क्योंकि एग्रीकल्चर बेसिस पे यहाँ पे एग्रीकल्चर में रिलेटिवली वेज कम मिलता है एज कंपेयर टू इंडस्ट्रियल वेजेस इन द अर्बन सेक्टर। सो अर्बन में जाओगे, अर्बन मार्केट में, अर्बन में, सो वहाँ पे इंडस्ट्रियल वेज ज़्यादा है एग्रीकल्चरल वेज से। जहाँ पे वेज ज़्यादा है यहाँ पे वेज कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सरप्लस लेबर है। सरप्लस लेबर होगा तो यहाँ पे ज़्यादा वेज इसको अच्छा लगेगा, तो ये यहाँ से यहाँ की तरफ जाएगा। सो the workers will migrate from rural areas to urban areas. In that scenario, they would be expecting higher wages in the urban market. लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, अर्बन मार्केट में अब ज्यादा लोग हो जाएंगे, ज्यादा लेबर सप्लाई हो जाएगा, ज्यादा लेबर सप्लाई हो जाएगा, एंड दैट इज द रियल प्रॉब्लम। कि बहुत बार आप शहरों में देखते हो देयर आर लेबर चॉक्स मेट देयर, और वहां पे उनको भी सही से जॉब नहीं मिल पाता है, यानी कि बहुत दिन वो बिना जॉब के ही रहते हैं। ओके, सो दैट इज द रियल प्रॉब्लम। सो यहाँ पे एक तरह से अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन क्या था, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ, ये सारी चीजें। सो इस पे देखते हैं स्टेटमेंट्स कौन सा सटीक बैठता है। कमिंग टू दिस, अनएम्प्लॉयमेंट इन द अर्बन सेक्टर इमर्जेस। अर्बन सेक्टर का अनएम्प्लॉयमेंट तो पहले था नहीं, ये आया कैसे? बिकॉज रूरल अर्बन माइग्रेशन अकर्स प्राइमरली ड्यू टू हायर एक्सपेक्टेड वेज इनकम इन द अर्बन सेक्टर। बिल्कुल जैसा मैंने आपको समझाया था इस मॉडल के बारे में। Now coming here, unemployment in the urban sector emerges because rural workers migrate to the cities and towns due to expected shortage of unskilled labor in the urban sector। नहीं भाई, अर्बन सेक्टर में भी बहुत अनस्किल्ड लोग हैं, जो कि आप सोच सकते हो, क्योंकि उन्होंने डेवलप्ड कंट्री के बारे में बताया था। सो यू कैन थिंक ऑफ जो भी झुग्गी झोपड़ी वाले बहुत सारे अनस्किल्ड वर्कर्स देखते हैं, मेजोरिटी होते हैं। ऐसा नहीं है कि झुग्गी झोपड़ी में सिर्फ अनस्किल्ड वाले हैं, ऐसा नहीं है, बट स्टिल मेजर चंक ऑफ द पॉपुलेशन इन झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, उसमें उनका अनस्किल्ड पे काफी ज्यादा जोर है। सो कह सकते हो उनका ज्यादा प्रोपोर्शन है। सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट एज पर द मॉडल एज वेल। अनएम्प्लॉयमेंट इन द अर्बन सेक्टर इमर्ज because the rural wage rate is institutionally fixed by the local body। ऐसे थोड़ी होता है यार, इसका तो कहीं चर्चा ही नहीं था। Unemployment in the rural sector emerges because urban workers migrate to the rural sector। ये कब से होने लगा भाई? So these three options are wrong and first option is correct। Now coming to the next question, the minimum support prices in India are notified based on recommendations of which one of the following commissions। आप एग्रीकल्चर का लेक्चर रेफर करेंगे, एमएसपी वगैरह का जो मैंने पढ़ाया था आपको इंडियन इकोनॉमी में, यू विल बी नोइंग। सीएससीपी आपको लिखवाया था, इसी में जितने भी कमीशंस मैंने लिखवाए थे वो सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उन सबको आपको रिवाइज करनी है। नाउ इन एन इकोनॉमी द डिपेंडेंसी रेशियो इज द रेशियो ऑफ, ये भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आपके क्लास के फॉर्मूले से हैं। सो इसमें मैंने आपको लिखवाया भी था, नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन टू द वर्किंग एज पॉपुलेशन। ठीक है, अगर चिल्ड्रेन टू एडल्ट्स, एडल्ट्स क्यों भाई, वर्किंग एज की बात हो रही है, डिपेंडेंसी नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड टू एम्प्लॉयड वर्कर्स, नहीं भाई ये भी नहीं है। तो ये सारे गलत ही ऑप्शंस थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ फाइनेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किससे नहीं फाइनेंस लेती है? सो इनकम टैक्स, यस इनकम टैक्स तो लेती है, कॉर्पोरेट टैक्स बिल्कुल लेती है, इंपोर्ट ड्यूटी लेती है। लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू जो भी है ये आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, इसका ये स्टेट के पार्ट में जाता है। सो ये ध्यान रखनी है, कभी कभी आपको स्टेट वर्सेस सेंटर में कंफ्यूजन किया जा सकता है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 35। 35 भी क्वेश्चन आपको डायरेक्टली आपके क्लास डिस्कशन से है। यहाँ पे आपको जो याद रखना था दैट इज अबाउट द स्लोप ऑफ द आईएस कर्व। आईएस कर्व का जब आपने इक्वेशन लिखा था उसके में कब स्टीपर होगा कब फ्लैटर होगा उसकी कहानी भी मैंने बताया था, उसको ध्यान रखना। सो आते हैं इस पे। इन द केशन क्लोज्ड इकोनॉमी ISLM मॉडल, यहाँ पे NX की बात नहीं हो रही है, वेयर इंटरेस्ट रेट इज प्लॉटेड अलोंग द वर्टिकल एक्सिस, ऑब्वियस सी बात है आउटपुट हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होगा, IY स्पेस जिसको बोलते हैं। द प्रोडक्ट मार्केट शेड्यूल विल बी प्रोडक्ट मार्केट, IS कर्व। सो IS कर्व के बारे में पूछा गया है।
So let us see, relatively steeper if the interest sensitivity is low. Interest elasticity of investment का दूसरा वर्ड है interest sensitivity. तो ये मत सोचना कि ऐसा कहाँ कहाँ से नया नया टर्म दिखने को मिल रहा है, मैंने क्लास डिस्कशन में ये सारी चीजें भी आपको बताई हुई है, फिर से रिवाइज कर लेना. रिलेटिवली स्टीपर द हायर द मार्जिन ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव. ठीक है, चलो इस पे देखते हैं. सो आप जानते हो, मैंने लिखवाया भी था आपको कि अगर आपका आई कुछ ऐसा है, आई बार माइनस बी आई, सो दिस इज व्हाट यू हैव इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांड. सो इन दैट सेंस इफ बी इज हाई, बी जब हाई होगा इस केस में आई एस आपका फ्लैटर होगा, तो बी जब लो होगा तो आई एस आपका स्टीपर होगा. बी यहाँ लो है तो स्टीपर है, बिल्कुल सही. एक और आपको लिखवाया था, व्हेन यू हैव अल्फा जी ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर बीइंग हाई, इन दैट केस योर आई एस कर्व इज फ्लैटर. ओके, सो जब अल्फा जी आपका लो होगा तो उस केस में आपका आई एस स्टीपर होना चाहिए. सो लेट अस सी दिस एमपीएस. एमपीएस हाई है, एमपीएस हाई होगा तो 1 अपॉन एमपीएस जो होगा दैट वैल्यू विल बी लो. यही तो आपका अल्फा जी है. if this is alpha g, so alpha g being low means is being steeper. Okay, so in that sense this is also correct. Coming to option c, relatively steeper if interest sensitivity of investment is very high. नहीं भाई, तब flatter हो जाएगा. relatively flatter when the interest elasticity of money demand is very high. money demand कहाँ से आ गया is कर्व में भाई, बिल्कुल गलत. So this option is wrong. You will have options A and B as the correct answer for this particular question. Coming to question number 36, in the Keynesian system, the speculative demand for money arises because of uncertainty of future interest rate. बिल्कुल सही बात है, बाद का हमें नहीं पता था तो उसके केस में हमने अभी इन्वेस्टमेंट करनी है बॉन्ड मार्केट में जाकर. अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग बॉन्ड प्राइसेस एंड एसोसिएटेड कैपिटल गेन्स, बिल्कुल यही तो आपका मनी का सब्स्टिट्यूट के तौर पे देखा गया था. अनएक्सपेक्टेड आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर वगैरह की कहां से बात हो गई थी. द गैप दैट इमर्जेस बिटवीन इनकम एंड सडन इवेंचुअल एक्सपेंडिचर, नहीं, इसके लिए प्रिकॉशनरी चाहिए था, इसके लिए आपका ट्रांजेक्शनल था. सो इनकम ज्यादा बढ़ जाएगा तो ट्रांजेक्शनल डिमांड फॉर मनी ज्यादा होगा. ओके, सो जब ज्यादा इनकम होता है तभी तो आपकी अलग अलग कुछ कुछ एक्स्ट्रा शॉक पूरे करने के चांसेस होते हैं, वही अनएक्सपेक्टेड आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हो जाता है. ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स is or are correct. A firm experiences economies of scale when an increase in its output of a good or service brings a reduction in the average total cost of production. ये सीधा सीधा आपको पढ़ाया भी था मैंने, सीधा वही होता है. सो एक तरह से आपका सेम नंबर ऑफ गुड्स का केस है, उस सिचुएशन में आपका देखा गया है. ओके, सो एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका कम हुआ, यानी एक तरह से आपने इनपुट्स रिलेटिवली कम यूज किया आउटपुट डबल करने में. कहने का मतलब आप सेम नंबर ऑफ इनपुट से आप रिलेटिवली ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर पा रहे हो, तो वही तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है. ओके, नाउ कमिंग टू दिस, अ फर्म एक्सपेंसेस इकोनॉमीज ऑफ स्कोप व्हेन एन increase in its range of goods produced brings down the average total cost of production. range of goods यानी कि multiple goods को आप प्रोड्यूस करने लगते हो तो स्कोप में यही कंसेप्ट आता है कि अगर आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स आप प्रोड्यूस करने लगे, एक कोर्स अगर मान लो हमने लॉन्च किया फिर दूसरा कोर्स लॉन्च कर दिया, तो वैसे करने में हमारा एवरेज कॉस्ट रिलेटिवली कम पड़ गया, सो वी आर अटेनिंग आवर इकोनॉमीज ऑफ स्कोप. ओके, सो दैट इज आल्सो करेक्ट. ये दोनों स्टेटमेंट जस्ट उसके उल्टा लिखा हुआ है, सो ये गलत है. A firm expenses economies of scale when an increase in the range of products produced brings down the short run average total cost of production. अरे भाई, रेंज ऑफ प्रोडक्ट से स्केल, बिल्कुल गलत. स्कोप के साथ आना चाहिए रेंज ऑफ प्रोडक्ट. रेंज ऑफ प्रोडक्ट मतलब वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट, डिफरेंट प्रोडक्ट्स. ओके, सो एक प्रोडक्ट आप अगर मान लो लाइव बॉय का प्रोडक्ट देखोगे, सो एक मान लो उन्होंने सोप बनाया तो दूसरा डिटर्जेंट बना रहे हैं, हैंड वॉश बना रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं. ओके,
A firm experiences economies of scope when an increase in its output of a good or service brings a reduction in the marginal cost of production. Economies of scope और output उल्टा. Okay, so ये भी नहीं होगा